सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35 ए को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है, 13वां दिन है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए जाने वाले उन कड़वे सवालों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ जो याचिकाकर्ता हैं, अर्जी गुजार हैं, उनके सर में दर्द पैदा कर रहे हैं, बल्कि मरकजी हुकूमत के लिए भी मसला है कि आखिर वो उन सवालों का जवाब कैसे दे। सबसे बड़ा और अहम सवाल जो बड़ा पेच फंसा है वो 35 ए को लेकर सवाल मरकजी हुकूमत की तरफ से उठाया गया और ये दलील दी गई कि 35 ए की तरफ से जो भारत के दूसरे शहरी हैं जो अलग अलग दूसरी रियासतों में रहते हैं उनके अधिकारों का हनन हुआ है। जम्मू कश्मीर में वो रहते थे, जैसे कि सफाई मुलाजमिन की बात की जाती है, तो ये एक दलील दी गई। लेकिन बड़ा सवाल और कड़वा सवाल ये है, क्या मरकजी हुकूमत, क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में 35 ए का जिक्र करके उसको सवाल बनाकर उस पर उसकी मुखालफत करके क्या फंस गई है? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं या दूसरे जो अर्जी गुजार हैं, जो याचिका करता हैं, उनके जो वकला हैं, उन्होंने सीधे तौर पर इस मसले पर मरकजी हुकूमत के वकीलों को आड़े हाथों ले लिया है और उसकी कड़ी आलोचना, तनकीद की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि आप ये सवाल कैसे उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो कवानीन थे, यानी 35 ए का जो कानून था, ये कानून दरअसल 1927 में महाराजा हरि सिंह के जरिए से लाया गया था। क्योंकि उस वक्त जम्मू कश्मीर में अलग अलग रियासतों के लोग आते थे, काम करने के लिए आते थे, तो तमाम चीज़ें रहती थी। यही वजह थी कि उस वक्त जो ज़मीन का हक है, यानी कि आप ज़मीन नहीं खरीद सकते, आप वहाँ पर मुलाजमत यानी कि सरकारी नौकरी है, तो आप अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि आप जम्मू कश्मीर के वासी होने चाहिए, वहाँ के बाशिंदे होने चाहिए, वहाँ के रहने वाले होने चाहिए। तो ये कानून तो 1927 से आया था। फिर इसको मरकजी हुकूमत के वकील की तरफ से आखिर कैसे आर्टिकल 370 से जोड़ा जा सकता है? तो ये सवाल ये है कि क्या मरकजी हुकूमत इस मुद्दे को उठा करके क्या वो सुप्रीम कोर्ट में फंस गई है? लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और कानूनी पहलू है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस पर भी आपको नज़र रखनी चाहिए। ये सवाल क्यों उठाया और क्या मरकज़ी हुकूमत को क्या ये कानूनी पहलू मालूम नहीं था? तो उसके पीछे दलील, जो बड़ी दलील ये है कि भले ही ये कानून 1927 में बने थे, लेकिन 35 ए का जो कानून है वो मुल्क की आज़ादी के बाद जब 370 बना और जम्मू कश्मीर का इंज़माम भारत के साथ हो गया, तो 370 के तहत ही 35 ए का कानून था। और 35 ए में कौन सा कानून आता था? यही जो तमाम कानून आते थे जो दूसरी रियासतों के जो लोग थे, जो हिंदुस्तान के लोग थे, जो वहाँ पर काम करते थे, उनके मौलिक अधिकार, उनके हुकूक उनको नहीं मिलते थे। बहरहाल जो जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियां हैं वो इसको मराहत की शक्ल में देखती हैं। एक और कड़वा सवाल है जो इससे पहले पूछा गया था, लेकिन उसका जिक्र करना ज़रूरी है। क्या जम्मू कश्मीर का संविधान, जम्मू कश्मीर का दस्तूर, जो उसका स्रोत है, जो उसका सरचश्मा है, जहाँ से जम्मू कश्मीर का संविधान आता है, वो कहाँ से आता है? भारत से। भारत के आइन से, भारत के दस्तूर से आता है, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। तो क्या जम्मू कश्मीर का संविधान, वहाँ का दस्तूर भारत के अपने सरचश्मे आइन को भी ओवरलैप कर सकता है? क्या उससे भी ऊपर निकल सकता है? तो ये बड़ा अहम सवाल है जिस पर जो है तमाम जो दलीलें हैं वो दी जा रही हैं। हालांकि जो कई नेता हैं, कई लीडर्स हैं, उनका कहना यह है कि ऐसा नहीं है, कि बल्कि हिंदुस्तान का कानून ही वो अहम था। और उसके काउंटर में ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के जो दलील दी जा रही है कि जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ था तो क्या वो शर्तों के साथ हुआ था, ये भी एक अहम सवाल है। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि ये मानना आसान नहीं है कि जम्मू कश्मीर का जब विलय हुआ तो कुछ शर्तों के साथ हुआ था, पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो इस पर भी कई रुख हैं, क्योंकि ये ज़रूर कहा जाता है कि 3 चीज़ें दी गई थी, यानी कि विदेश से रिलेटेड हक और जो मवासलात हैं यानी कि कम्युनिकेशन, और इसी के साथ दिफा यानी कि जो फ़ौज है, तमाम चीज़ें हैं, उसके अधिकार जो है वो भारत को दिए गए थे। लेकिन ये मानना मुमकिन नहीं है। बहरहाल ये बड़ा सवाल है और इसको कोर्ट किस तरीके से आगे उस पर फैसला सुनाएगा और किस तरीके से इसको रिजॉइंडर यानी कि जब जो दलीलें होंगी और उन दलीलों के जवाब में जो दलीलें होंगी, क्योंकि पीर और मंगल को जो जो रिजॉइंडर है यानी कि जो फाइनल आर्गूमेंट की तरफ जो है ये तमाम चीज़ें बढ़ चलेंगी और दलीलों के जवाब वो दिए जाने लगेंगे। तो ये कड़वे सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ साथ 2 कड़वे सवाल मरकज़ी हुकूमत से भी पूछे गए हैं। और वो अहम सवाल ये है कि जिस तरीके से कोर्ट में ये सवाल उठाया और चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये जो याचिकाकर्ता हैं, अर्ज़ी गुज़ार हैं, जो तमाम 370 की बहाली के लिए यहाँ पर आए हैं और ये कह रहे हैं कि आईनी तौर पर गलत किया गया है,
इनके ज़रिए से ये कहा गया है कि हमारी एक रियासत थी, उसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल था, उसको आपने यूनियन टेरिटरी बना दिया। क्या संविधान में, क्या दस्तूर में और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई कानूनी पहलू है कि किसी रियासत को डिग्रेड कर दिया जाए, उसको यूटी बना दिया जाए? इस पहलू का आपको जवाब देना है। जब इस पर जवाब दिया जाएगा, हम आपसे उसको ज़रूर रूबरू कराएँगे, लेकिन ये कड़वा सवाल है। मैंने जो कहा था कि मरकज़ी हुकूमत के वकीलों को भी ये दलील देना मुश्किल हो रहा है कि कई सवाल जो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है वो एक बड़ा मसला है। इसी के साथ-साथ एक कड़वा सवाल और भी पूछा गया है और जम्मू कश्मीर की सियासत में उस कड़वे सवाल की गूंज पहले से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। वो सवाल ये है कि आखिर जब पार्लियामेंट का एक्सटेंशन होता है तो वो 6 महीने के लिए होता है। यानी कि पार्लियामेंट के इंतखाबात अगर आपको देर से कराने हैं तो 6 महीने तक उसको बढ़ाया जा सकता है। पहले कराने हैं तो उसको पहले जो है इंतखाबात कराए जा सकते हैं। यानी कि पार्लियामेंट की मुद्दत-ए-कार जो है वो 6 महीने आगे पीछे की जा सकती है। इसी तरीके से किसी रियासत में अगर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगता है, सदर जमहूरिया का हुक्मरां होते हैं, वहाँ पर सदर सदर राज होता है, तो फिर उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत-ए-कार जो होती है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वक़्त होता है, समय होता है, वो 3 साल का होता है। लेकिन 2019 से लेकर अब कितना वक़्त निकल गया, आपने उसको कैसे उसको पास कर लिया है, इसका भी जवाब देना वो ज़रूरी है। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत के वकीलों से जवाब माँगा है। बहुत सारे कड़वे सवाल हैं